हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य दक्कन का स्वर्णयुग कहा जाता है। दंती दुर्ग जो था इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मानखेड़, जिसे हम मालखेड़ आधुनिक जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। और नाम का अर्थ क्या है? राष्ट्रकूट मतलब कि राष्ट्र का मुखिया, देश का शासन। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट प्रारंभ में बदामी के चालुक्य के समान थे। जो राष्ट्रकूट थे वो प्रारंभ में बदामी के चालुक्य के समान थे। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया और स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। ऐतिहासिक स्थिति की बात करते हैं तो इस राजवंश ने मध्य व दक्षिण भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया तथा इसे दक्कन का स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रमुख शासक उनकी उपलब्धि की बात करते हैं तो जो दंती दुर्ग था, उज्जैन में प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ यज्ञ आयोजित कराया और ब्राह्मणों को अपार धन दिया। समकालीन अरब यात्रियों ने दंती दुर्ग को भारत का अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक बताया। कृष्ण प्रथम की बात करते हैं तो महान स्थापत्य की महान देन एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो गुफा 16 में है बनवाया गया है। विश्व का सबसे एकात्मक मंदिर है। पूरा मंदिर ऊपर से नीचे की ओर एक विशाल चट्टानों को काट कर बनाया गया है, कैलाश मंदिर। उसके बाद है कि साम्राज्य की सीमा जो है कोंकण तक विस्तृत थी। ध्रुव की बात करते हैं तो इसने उपाधि लिया था, उत्तर भारत का विजय था। और कनौज पर अधिकार हेतु इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट का कौन सा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो वो ध्रुव था। अगर बात करते हैं, पाल वंश का शासक धर्मपाल था, प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज। ठीक है, पहली बार राष्ट्रकूटों की शक्ति उत्तर भारत में पहुंची थी त्रिपक्षीय संघर्ष के माध्यम से, जो कि कनौज के लिए युद्ध हुआ था। गोविंद तृतीय की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान सैन्य विजेता, विंध्य से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक सफल विजय अभियान चलाया गया। चालुक्य, पल्लव, पांड्य और केरल के शासकों के संघ को पराजित किया। अरब यात्री सुलेमान ने इन्हें दुनिया के 4 सबसे बड़े राजाओं में शामिल किया। अमोघवर्ष प्रथम जो था, इसे विद्वानों का राजा कहा गया। और कन्नड़ साहित्य के जनक प्रसिद्ध कन्नड़ कविराज मार्ग, जो कविराज मार्ग था, अमोघवर्ष की एक प्रमुख रचना थी। स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष प्रथम जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन सभी धर्मों को वो संरक्षण दिया था। और इसने अपनी राजधानी जो मानखेड़ थी उसे बहुत ही अच्छा बनाया था। कृष्ण तृतीय की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शक्तिशाली शासक जो था कृष्ण तृतीय था। चोलों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कर लिया था कृष्ण तृतीय ने, और रामेश्वर में विजय स्तंभ मंदिर बनवाया था। कौन? कृष्ण तृतीय ने। राष्ट्रकूट प्रशासन की बात करते हैं तो राजा का पद राजा को ईश्वर तुल्य माना जाता था राष्ट्रकूट में, और राजा को परमेश्वर कहा गया और परम भट्टारक। प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं तो प्रांत, विषय, भोग, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अरब, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समृद्ध व्यापारिक संबंध। प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं तो भरूच, खंबात और सुपारा था। प्रमुख अधिकारी कौन था? तो महासामंत, राजस्थानी और ग्रामपति थे। कर व्यवस्था की बात करें तो भू राजस्व उपज का 1/6 भाग था। व्यापारिक कर भी वसूले जाते थे। सेना की बात करें तो शक्तिशाली, जैसे कि हाथी सेना में शामिल थी, और अरब से आता था घोड़ा। निर्यात और आयात की बात करते हैं तो निर्यात और आयात की बात करें तो मसाले हो गया, सूती वस्त्र, हाथी दांत का निर्यात, अरब की घोड़े व चीनी रेशम का आयात होता था। मुद्राओं की बात करते हैं तो सोने के सुवर्ण तथा चांदी के द्रम सिक्के यहाँ पर प्रचलित थी राष्ट्रकूट वंश में। अरब यात्री जो था अल-मसूदी है, उसने राष्ट्रकूट राजा जो वल्लभ राज था उसके पास उस समय गया था। नेक्स्ट है कि धर्म, कला और साहित्य। तो राष्ट्रकूट शासक जो थे मुख्यतः शैव धर्म से थे, और उन्होंने जैन और वैष्णव धर्म को भी पूर्ण संरक्षण दिया। अमोघवर्ष प्रथम जो था उसने कृष्ण द्वितीय जैन धर्म से प्रभावित था। एलोरा में एक ही स्थान पर हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाओं का संगम इनकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है।
साहित्य विकास की बात करते हैं तो कन्नड़ साहित्य। राजपूत काल को कन्नड़ भाषा का स्वयुग काल कहा गया है। तो राजपूत काल में कौन सी भाषा थी? कन्नड़ भाषा थी। पंपा क्या है? तो विक्रमानुजन विजयम, जिसे पंप भारत के रचयिता माना जाता है। पोन तथा रन्ना कन्नड़ साहित्य के रत्नत्रय में शामिल विद्वान थे। संस्कृत साहित्य की बात करें तो अमोघ वर्ष द्वारा प्रश्नोत्तर रत्न मालिका एवं त्रिभुवन द्वारा भुवन कोश की रचना की गई। तो किसके द्वारा? त्रिभुवन जो थे उन्होंने भुवन कोश की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का रचना किया। उसके बाद है कि राष्ट्रकूटों का पतन की बात करते हैं तो चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य राजा थे तैलभ द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना की। ये हमारा रिवीजन हो गया कि राष्ट्रकूट शासक का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। ये एक क्वेश्चन जरूर आता है राष्ट्रकूट से कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया? तो दंती दुर्ग। राजधानी मानखेद। सबसे महान शासक तो गोविंद तृतीय था और अमोघ वर्ष प्रथम। एकात्मक कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कन्नड़ के आदि कवि कौन थे? तो पंपा थे। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम को कहा जाता है। विदेशी यात्री कौन था? अनसूदी और सुलेमान। धार्मिक नीति इन्होंने शैव जैन और वैष्णव को माना था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। उसमें राष्ट्रकूट शासक कौन पार्टिसिपेट किया था? तो ध्रुव पार्टिसिपेट किया था। वंश की पतन की बात करते हैं तो तैलभ द्वितीय के द्वारा कर्क द्वितीय की पराजय हुई। शाही उपाधि की बात करें तो परमेश्वर, परम भट्टारक और श्री वल्लभ। प्रमुख व्यापार अरब से घोड़ों का आयात और मसालों का निर्यात किया गया। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्थापत्य की बात करते हैं तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हो गया। मुद्रा व्यवस्था सोना और चांदी। शासन काल अवधि की बात करें तो ये हो गया। राष्ट्रकूट राजवंश की ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट जो था तलवार प्लस कला मतलब साहित्य तीनों में अच्छे थे। इन्होंने दक्कन को न केवल एक महान सैन्य राजनीतिक शक्ति बनाया बल्कि कन्नड़ भाषा को साहित्यिक पहचान और भारतीय स्थापत्य कला को एलोरा का कैलाश मंदिर जैसा अद्वितीय उपहार दिया। ये हमारे राष्ट्रकूट वंश के बारे में था।